नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संगीता और आपका स्वागत है संगीता कहानी कैप्सूल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही ससुर के पाले में चार चार महामूर्ख दामाद आ जाएं, तो उस बेचारे ससुर पर क्या बीतेगी। आज की कहानी इतनी मज़ेदार, इतनी रोमांचक और इतनी दिलचस्प है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हर दामाद की एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी, हर किस्से में नया मोड़ और अंत में एक ऐसा फैसला जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन रुकिए, कहानी का असली मज़ा तब है जब आप इसे पूरा सुने, क्योंकि आखिरी किस्से में जो होगा वो आपकी हंसी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी की बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चार महामूर्खों के ससुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की महक और गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे रोज़ शाम को गांव के बुजुर्ग बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और दुनिया जहान की बातें करते। इसी गांव में रहते थे चार पक्के दोस्त, रामू, श्यामू, भोलू और कालू। चारों की दोस्ती ऐसी थी कि एक के बिना दूसरे का खाना नहीं पचता था। चारों एक साथ उठते, एक साथ बैठते, एक साथ खेतों में जाते। लेकिन दोस्तों, एक बात ऐसी थी जो इन चारों को पूरे गांव में मशहूर कर चुकी थी, और वो थी इनकी महामूर्खता। गांव में जब भी कोई बेवकूफ़ी की बात होती तो लोग कहते, अरे भाई, इसमें तो रामू श्यामू भोलू कालू जैसी अकल लगाई है किसी ने। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि इन चारों के ससुर एक ही गांव के एक ही पंडित जी थे, पंडित दीनदयाल जी। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल की चार बेटियां थीं और चारों की शादी इन्हीं चार महामूर्खों से हुई थी। बेचारे पंडित जी कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाते और भगवान से कहते, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो चार चार दामाद ऐसे मिले। एक दिन की बात है दोस्तों, चारों दोस्त गांव के तालाब के किनारे बैठे हुए थे। शाम का सुनहरा समय था, ठंडी हवा चल रही थी और तालाब के पानी में डूबते सूरज की लाली ऐसी लग रही थी मानो किसी ने सोना घोल दिया हो। बातों ही बातों में रामू ने कहा, भाइयों, एक बात बताओ, हम चारों में से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। श्यामू ने हंसकर कहा, अरे रामू भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। बेवकूफ़ तो सब हैं, पर सबसे बड़ा ये तो फैसला होना चाहिए। भोलू बोला, चलो गांव के बुजुर्गों के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। कालू ने कहा, नहीं भाई, अपने ससुर पंडित दीनदयाल जी के पास चलते हैं। आखिर वो हम चारों के ससुर हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा पता होगा कि कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है। बात सबको जंच गई। चारों उठे और चल पड़े पंडित जी के घर की तरफ। पंडित जी अपने आंगन में आराम से बैठे चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा चारों दामाद एक साथ चले आ रहे हैं। उनका दिल धक से रह गया। हे राम, अब क्या आफत आने वाली है। चारों ने पंडित जी के पैर छुए और बोले, बाबूजी, एक फ़ैसला करना है। हम चारों में से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, ये आप बताइए। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया, पर फिर सोचा, चलो सुन ही लेता हूँ, मनोरंजन ही हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, एक एक करके अपना किस्सा सुनाओ, मैं फ़ैसला करूँगा। सबसे पहले रामू ने अपनी कहानी शुरू की। बाबूजी, बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी आपकी बड़ी बेटी सुशीला से। 1 महीने बाद मुझे उसे लेने आना था। मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा, ससुराल जाकर ज़्यादा बकवास मत करना, बस हाँ और ना में जवाब देना, समझदार लगोगे। मैंने माँ की बात गांठ बांध ली, पहुँच गया ससुराल। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं। आपने प्यार से पूछा, दामाद जी सब ठीक है। मैंने कहा ना। आप चौंक गए, क्या हुआ बेटा। मैंने कहा, हाँ। आप परेशान, कोई परेशानी है। मैंने कहा, हाँ। आप घबरा गए, पैसों की कमी है क्या। मैंने कहा, हाँ। फिर रात को माँ जी यानी सासू माँ
खाना लाई। पूछा, खाना खाओगे? मैंने कहा ना। वो थाली वापस ले गई। अब बाबूजी, सच बताऊं, पेट में चूहे कूद रहे थे। रात के 12 बजे मैं चुपके से रसोई में गया। वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे थे। मैंने एक लड्डू उठाया और मुंह में डाल लिया। तभी अचानक हांडी का ढक्कन हाथ से छूटकर धड़ाम से नीचे गिरा। आवाज़ सुनकर सासू माँ जाग गई। मैं घबराकर लड्डू मुंह में दबाए दबाए भागा अपने कमरे में, चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आपको जगाया। देखिए, दामाद जी को क्या हुआ है, कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। आप साले साहब के साथ मेरे कमरे में आए। चादर हटाई तो देखा मेरा एक गाल फूला हुआ है। आप घबरा गए। आधी रात को मुझे वैद्य जी के घर ले गए। वैद्य जी ने मेरे गाल पर हाथ लगाया। लड्डू दूसरे गाल में खिसक गया, दूसरे पर लगाया, बीच में आ गया। आखिर में चिमटी से खींचकर उन्होंने लड्डू बाहर निकाला। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया था बाबूजी। पंडित जी ने सिर पीट लिया। हे भगवान, ऐसा बेवकूफ़ दामाद बस मेरे ही नसीब में था। अब बारी आई शामू की। उसने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए कहा, बाबूजी, रामू की बेवकूफ़ी तो कुछ भी नहीं। मेरा किस्सा सुनिए। बाबूजी, बात उस दिन की है जब मैं आपकी दूसरी बेटी कमला को लेने पहली बार आपके घर आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे नई कुर्ता पजामा सिलवा कर दिया था। चमकदार सफ़ेद कुर्ता, ऊपर से लाल रंग का पटका और पैरों में नई जूतियाँ। माँ ने कहा, बेटा, ससुराल में अच्छे कपड़े पहन कर जाना, तेरा रोब पड़ना चाहिए। मैं चल पड़ा बाबूजी, बैलगाड़ी में बैठकर। पर रास्ते में देरी हो गई। शाम ढलने को थी। मैंने सोचा, अरे रात के अंधेरे में पहुंचा तो कौन देखेगा मेरे नए कपड़े, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तभी रास्ते में एक खेत दिखा। उसमें एक छोटी सी झोंपड़ी थी। मैंने बैलगाड़ी रोकी और सोचा, क्यों ना आज की रात यहीं बिता लूँ। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल जाऊंगा, सब देखेंगे और तारीफ़ करेंगे। मैंने झोपड़ी में जाकर अपने सारे नए कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए। बस एक छोटा सा गमछा कमर पर लपेट लिया। अब बाबूजी, थोड़ी देर बाद जोर की भूख लगी। पास ही में एक खेत में बना हुआ घर दिखाई दिया। मैंने सोचा, चलो वहाँ से 2 रोटी मांग लेता हूँ। अंधेरा था, बिजली नहीं थी उन दिनों। मैं गमछे में लिपटा लिपटा उस घर के पास पहुँच गया और आवाज़ लगाई, कोई है? 2 रोटी मिल जाएगी, भूखा हूँ। अंदर से एक मीठी सी आवाज़ आई, रुकिए, अभी लाती हूँ। बाबूजी, मेरा दिल धक धक करने लगा। ये तो जानी पहचानी आवाज़ थी। तभी एक हाथ में मोमबत्ती लिए एक नाजुक सी काया दरवाजे पर आई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में जब उसका चेहरा दिखा तो मेरे होश उड़ गए। ये तो मेरी पत्नी कमला थी। मैं इतना घबराया कि उल्टे पैर पीछे भागा। पर बाबूजी, पीछे क्या था? गोबर का बड़ा सा ढेर। मैं सीधे उसी में जा गिरा। धड़ाम। कमला चीख पड़ी, अम्मा, अम्मा, बाहर कोई आदमी गिर गया है। आप सब भागकर बाहर आए। लालटेन की रोशनी में देखा तो मैं गोबर में लथपथ, कमर पर गमछा और ऊपर से बाल बिखरे हुए। आपने पहचान लिया। अरे, ये तो हमारा दामाद शामू है। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? कपड़े कहाँ हैं? मैंने सारी कहानी बताई। आप सब हंस हंस कर पागल हो गए थे बाबूजी। आपने कहा था, अरे बेवकूफ़, दिन हो या रात, हमें तो बस तुझसे मतलब है, कपड़ों से क्या मतलब हमारा। पंडित जी ने अपनी पगड़ी संभालते हुए कहा, हे राम, एक से बढ़कर एक नमूने हैं। अब आई भोलू की बारी। उसने झेपते हुए कहा, बाबूजी, अब मेरी सुनिए। मेरी बेवकूफ़ी तो सबसे अनोखी है। एक दिन खबर आई कि सासू माँ की तबीयत खराब है। मैंने अपनी पत्नी गीता को घर पर छोड़ा क्योंकि बच्चे छोटे थे और मैं अकेला आपके घर आ गया। दिन में सासू माँ के साथ बैठा, हालचाल पूछा। दोपहर को सासू माँ ने मुझे प्यार से खाना खिलाया। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तेरे ससुर और साले खेत पर हैं, उनका खाना भेजना है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू ले जाएगा? मैंने भल मनसाहत से कहा, हाँ माँ जी, ज़रूर, आप आराम कीजिए। खाने की पोटली लेकर मैं चल पड़ा। चलते चलते गांव के चौराहे पर पहुंचा और वहां मैंने एक अजीब चीज़ देखी। एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा ढांचा रखा था। बीच में 2 छेद, एक बड़ा एक छोटा।
मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई ये क्या चीज़ है? उसने कहा, अरे ये काठ है। यहाँ का राजा जब किसी से नाराज होता है तो उसकी सज़ा के तौर पर उसका सिर और हाथ इसमें फंसा देते हैं, फिर वो आदमी हिल भी नहीं सकता। बस मेरे अंदर का बच्चा जाग गया। मैंने सोचा, वाह ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, एक बार आजमा कर देखता हूँ कि कैसा लगता है। दोस्तों, बेवकूफ़ी की भी हद होती है, पर मैंने तो हद ही पार कर दी। मैंने खाने की पोटली एक तरफ रखी, अपना सिर काठ के बड़े छेद में डाला, हाथ छोटे छेदों में डाले और पास पड़े एक पत्थर से ऊपरी हिस्से को ठोक दिया। काठ बंद हो गया, मैं फंस गया। अब मैं अपना सिर और हाथ कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। तभी एक कुत्ता आया और मेरी खाने की पोटली उठाकर ले गया। मैंने चिल्लाया, अरे रुक रुक, पर वो कहाँ रुकने वाला था। मेरे पास एक पत्थर पड़ा था, मैंने उसे कुत्ते पर फेंका, पत्थर भी गया और कुत्ता भी रोटी लेकर भाग गया। अब बाबूजी, मैं काठ में फंसा, खाना भी गया और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उधर खेत में आप और साले साहब भूखे बैठे थे। शाम हो गई, गुस्से में आप घर आए। सासू माँ बोली, अरे दामाद जी तो दोपहर को ही खाना लेकर निकले थे। अब सब घबरा गए, मुझे ढूंढने निकले। एक राहगीर ने बताया, अरे आपका दामाद तो चौराहे पर काठ में फंसा बैठा है। आप तो आसमान से गिरे, दौड़े दौड़े राजा के पास आए। महाराज, मेरे दामाद ने ऐसा क्या गुनाह किया जो आपने उसे काठ में डाल दिया? राजा भी हैरान। उन्होंने अपने सिपाहियों से पूछा, किसने डाला? सबने कहा, महाराज हमने तो किसी को नहीं डाला। आखिर सब चौराहे पर पहुँचे। मुझे फंसा देखकर पूछा, बेटा तुझे किसने डाला? मैंने झेपते हुए कहा, बाबूजी मैंने खुद ही डाला है, देखना चाहता था कैसा लगता है। राजा से लेकर सिपाहियों तक सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आपने मेरा कान पकड़कर कहा था, मूर्खों के सरताज, बिना कारण काठ में फंसने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। पंडित जी अब हंस रहे थे, सिर भी पीट रहे थे। हे विधाता, ये तो हद ही हो गई। अब आखिरी बारी थी कालू की। उसने गला साफ करते हुए कहा, बाबूजी अब मेरा भी सुन लीजिए, मेरी बेवकूफ़ी सबसे रोमांटिक है। बाबूजी, बात उस समय की है जब आपके बेटे मेरे साले साहब की शादी थी। मेरी पत्नी राधा बच्चों को लेकर पहले ही आपके यहाँ आ गई थी। मैं अकेला घर पर खेती बाड़ी संभाल रहा था। शादी से एक दिन पहले मुझे भी आना था। जल्दी जल्दी में मैंने एक झोले में कपड़े डाले और निकल पड़ा। पहुंचा आपके घर। चारों तरफ रौनक थी, ढोल बज रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। राधा को देखा तो लाल रंग की साड़ी में, हाथों पैरों में मेहंदी लगाए, माथे पर बिंदी सजाए ऐसी लग रही थी मानो खुद चांद जमीन पर उतर आया हो। मेरा दिल धड़क उठा, पर शर्म के मारे मैं उसके पास भी नहीं जा सका। रात हुई, खाना पीना ख़त्म हुआ, सब अपनी अपनी जगह सोने चले गए। मैं भी एक कोने में लेट गया। पर बाबूजी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तंबाकू का आदी था और तंबाकू की डिब्बी अपने घर पर ही भूल आया था। बिना तंबाकू खाए मेरी रातें कटती ही नहीं थी। अब क्या करूं? शादी का घर, इतने मेहमान, किससे मांगूं? शर्म आ रही थी। मैं चुपके से उठा और राधा के पास गया। राधा अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी, मेहंदी सूख रही थी। मैंने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। वो उठकर एक कोने में आई। मैंने धीरे से कहा, राधा तंबाकू कहाँ रखी है? मुझे ज़रूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी शादी का घर है, सारा सामान भैंसों के बाड़े वाले कमरे में रख दिया है, एक डिब्बे में तंबाकू भी है, आप वहाँ से ले लीजिए। मैं चल पड़ा बाड़े की तरफ। बिजली थी नहीं, गुप अंधेरा था। मैंने टटोल टटोल कर देखा, कुछ नहीं मिला। बहुत सारे डिब्बे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा डिब्बा है। मैं वापस आया राधा के पास। उससे कहा, राधा मुझे नहीं मिल रही, तुम चलो साथ। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ पैर दिखाए। जी मैं कैसे चलूं? देखिए ना, मेहंदी अभी गीली है, हाथ पैर खराब हो जाएंगे। अब बाबूजी, मेरे दिमाग में एक महान विचार आया। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठा कर ले चलूँगा, तुम बस उंगली से इशारा कर देना। राधा हंस पड़ी। अरे ये कैसा पागलपन! पर मैंने जिद की, आखिर वो मान गई।
मैंने उसे प्यार से अपने कंधों पर बिठाया। बाबूजी, उस पल में मुझे कुछ याद नहीं रहा, बस एक एहसास था, मेरी प्रिय पत्नी मेरे कंधों पर, उसके मेहंदी लगे हाथ हवा में, उसकी चूड़ियों की खनक। ऐसा लग रहा था जैसे राजा अपनी रानी को महल में ले जा रहा हो। हम दोनों भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़े। बिजली नहीं थी, चांद की हल्की रोशनी थी और बाड़े में बंधी गाय भैंसें। जब उन्होंने ये अजीब सी परछाई देखी, एक आदमी ऊपर एक औरत, 4 हाथ 4 पैर, तो वो डर गई, भयानक डर। गाय भैंसें जोर से रंभाने लगी। एक भैंस ने अपनी रस्सी तोड़ दी, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पूरे आंगन में चीख पुकार। मेहमान भागे, ढोल वाले रुक गए। औरतें चीखती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आप, सासू माँ, साले साहब सब दौड़कर बाड़े में आए। लालटेन की रोशनी में जो दृश्य देखा, मैं कंधों पर पत्नी को बिठाए हुए बीच बाड़े में खड़ा, आपने सिर पीट लिया। हे प्रभु, ये क्या तमाशा है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा। बाबूजी, तंबाकू ढूंढ रहा था। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। आपने कहा, अरे मूर्ख, तंबाकू चाहिए थी तो हमसे मांग लेता, इसके लिए पत्नी को कंधों पर बिठाने की क्या जरूरत थी? अब चारों किस्से खत्म हो चुके थे। पंडित दीनदयाल जी का पेट हंसते हंसते दर्द कर रहा था। उनकी आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने अपनी मूंछों को संभाला, गला साफ किया और गंभीर आवाज़ में बोले, बेटो ध्यान से सुनो। चारों दामाद उत्सुकता से आगे झुक गए। आखिर कौन जीतेगा, कौन सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाएगा? पंडित जी ने कहा, देखो बच्चों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, एक से बढ़कर एक। मेरी चारों बेटियों के नसीब में बस तुम ही लिखे थे, ये मेरी किस्मत। पर अगर मुझसे सच में पूछो कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, सब सांस रोक कर सुन रहे थे, तो वो है भोलू। भोलू ने चौंक कर कहा, मैं? क्यों बाबूजी? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, बाकी तीनों ने जो किया उसमें कोई ना कोई कारण था। रामू को नींद नहीं आ रही थी, भूख लगी थी, इसलिए लड्डू खाने गया। शामू को अपने नए कपड़ों का घमंड था, इसलिए झोपड़ी में रुका। कालू को तंबाकू चाहिए थी और पत्नी से प्यार था, इसलिए कंधों पर बिठाया। पर तू तो बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के, बस देखूं कैसा लगता है कहकर खुद ही काठ में जा फंसा। न तेरा कोई फ़ायदा था न नुकसान, बस मूर्खता थी। इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख तू है मेरे बेटे। भोलू ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। चारों दामाद एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। पंडित जी ने प्यार से उन सबको गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटो, मूर्खता बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उस पर शर्मिंदा होना। तुम चारों दिल के सच्चे हो, मेरी बेटियों से प्यार करते हो, मेहनती हो, बस थोड़ा सा सोच समझ कर काम किया करो। जिंदगी में बिना कारण कोई काम मत करो, वही असली मूर्खता है। चारों ने पंडित जी के चरण छुए। उस दिन से उन्होंने वादा किया कि कोई भी काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी रामपुर गांव में जब किसी को कोई ऐसा काम करते देखा जाता है जिसका कोई मतलब ना हो, तो लोग हंसकर कहते हैं, भाई भोलू मत बन, कुछ सोच समझ के कर। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, ज़िंदगी में हर काम के पीछे कारण होना चाहिए। बिना मतलब का काम करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरी सीख, छोटी छोटी बातों पर शर्म करने से बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। जो बात पूछनी हो सीधे पूछ लो। तीसरी सीख, अपनों के सामने अपनी बेवकूफ़ी छिपाओ मत, वो हंसेंगे ज़रूर पर साथ भी देंगे। और सबसे बड़ी सीख, हंसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा दामाद सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लगा, रामू, श्यामू, भोलू या कालू? कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी हंस सके। और अगर आप संगीता कहानी कैप्सूल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी की बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार, रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। धन्यवाद दोस्तों।